हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज अलवर। अपना टॉपिक है आज फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इसको हिंदी में बोलते हैं वित्तीय प्रबंधन के मूल तत्व, तो एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब इसके हमारा एक टॉपिक है, चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन, वित्तीय प्रबंधन एक परिचय। वित्त आधुनिक व्यवसाय का जीवन रक्त है। यह उद्योग एवं वाणिज्य के लिए उसी प्रकार महत्वपूर्ण है जिस प्रकार पहियों को चिकनाई देने वाला तेल, हड्डियों के लिए मज्जा और नाड़ियों के लिए जीवन रक्त। वर्तमान समय में व्यवसाय को प्रारंभ करने, सुचारू रूप से चलाने, विकसित करने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। वित्त के अभाव में अच्छी से अच्छी योजनाएं केवल कागजों पर रेंगती मर जाती हैं, और यदि पर्याप्त वित्त के अभाव में किसी योजना को कार्यरूप दिया जा सकता है तो बाद में उसके संचालन एवं नियंत्रण में अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं। व्यवसाय में कभी कभी वित्त की अपर्याप्त व्यवसायिक असफलता का कारण नहीं होती है, बल्कि वित्त का कुप्रबंधन भी इसके लिए उत्तरदायी होता है। किसी संस्था का जीवित रहना तथा विकसित करना तभी संभव हो सकता है जबकि वह अपने कोषों का सर्वोत्तम उपयोग करे। अतः यह कहना ठीक ही है कि बिना पर्याप्त वित्त के कोई व्यवसाय जीवित नहीं रह सकता है तथा बिना प्रभावपूर्ण वित्तीय प्रबंध के कोई व्यवसाय समृद्ध एवं विकसित नहीं हो सकता है। या फिर ये कहा जा सकता है कि किसी व्यवसाय की सफलता की पर्याप्त पूर्ति तथा वित्त के प्रभावपूर्ण प्रबंधन पर ही निर्भर करती है। हमारे पास वित्त तो है, प्रबंधन नहीं है, प्रबंधन तो है, वित्त नहीं है, तो यहाँ पर दोनों का एक साथ तालमेल बैठा करके और बिजनेस को अच्छा चलाया जा सकता है। अर्थात वित्त है तो उसका प्रबंधन भी होना चाहिए। वित्त और उसका प्रबंधन दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तभी बिजनेस को अच्छी ऊंचाइयाँ प्राप्त हो सकती हैं। इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है मीनिंग एंड एरियाज ऑफ फाइनेंस, वित्त का अर्थ एवं क्षेत्र। वित्त का तात्पर्य मुद्रा से होता है। इसमें इस बात का अध्ययन भी किया जाता है कि किस प्रकार व्यवसायी, नियोक्ता, विनियोक्ता, सरकारें, वित्तीय संस्थाएं एवं परिवार अपनी मुद्रा का प्रबंध अथवा संचालन करती हैं। इस प्रकार वित्तीय मुद्रा का प्रबंधन करना वित्त मुद्रा प्रबंधन का अध्ययन है। फाइनेंस इज द स्टडी ऑफ मनी मैनेजमेंट। इसमें न केवल वित्त उपलब्ध कराने की क्रिया होती है, क्रिया ही वित्त कुछ सम्मिलित की जाती है, वरन उसका प्रशासन एवं नियंत्रण भी सम्मिलित किया जाता है। इसमें वित्त का उचित उपयोग हो सके। वित्त कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में संबंधित होता है। प्रत्येक क्षेत्र में वित्तीय प्रबंधक मुद्रा के प्रबंधन से सरोकार रखता है। इन विभिन्न वित्तीय क्षेत्रों में कार्यरत संस्थाओं के उद्देश्य भिन्न हो सकते हैं, इसलिए इनकी समस्याएं भी एक जैसी नहीं होती है। विभिन्न प्रकार की संस्थाओं की वित्तीय क्रियाओं के इन क्षेत्रों को 5 प्रकार से बांटा जा सकता है, जिन्हें इस प्रकार से हम दर्शा सकते हैं। नंबर 1 है सार्वजनिक वित्त, पब्लिक फाइनेंस। सार्वजनिक वित्त का आशय राजकीय वित्त, स्टेट फाइनेंस से होता है। इसके अंतर्गत यह अध्ययन भी किया जाता है कि विभिन्न सार्वजनिक संस्थाएं किस प्रकार अपनी वित्तीय प्रबंधन व्यवस्था करती हैं। सार्वजनिक शब्द के अंतर्गत केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारें, स्थानीय सरकार, लोकल बॉडी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स आती हैं। इसके अंतर्गत यह देखा जाता है कि ये संस्थाएं किस प्रकार अपनी आय प्राप्त करती हैं और सार्वजनिक हित में उसका व्यय किस प्रकार करती हैं। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि सार्वजनिक वित्त में सार्वजनिक आय, व्यय तथा ऋण संबंधी व्यवहारों का अध्ययन किया जा सकता है। नंबर 2 है व्यावसायिक वित्त।
बिजनेस फाइनेंस व्यावसायिक वित्त में लाभोपार्जन के उद्देश्य से संचालित किए जाने वाले उपक्रमों की वित्तीय व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। इसमें व्यावसायिक क्रियाओं के लिए आवश्यक धन को प्राप्त करने एवं उसके प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है। एकल व्यवसाय, साझेदारी कंपनियां आदि सभी प्रकार के संगठनों के लिए वित्त व्यवस्था व्यावसायिक वित्त से सम्मिलित की जाती है। जब वित्त की व्यवस्था निगमों के लिए की जाती है तब उसे निगम वित्त, कॉर्पोरेट फाइनेंस कहा जाता है। नंबर 3 है संस्थागत वित्त। किसी देश की आर्थिक संरचना में अनेक वित्तीय संस्थान जैसे बैंक, बीमा कंपनी, विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं होती हैं। ये संस्थाएं व्यक्तिगत बचतकर्ताओं से धन एकत्रित करके व्यावसायिक संस्थाओं को धन उपलब्ध कराती हैं। संस्थागत वित्त पूंजी निर्माण से संबंधित होता है और अर्थव्यवस्था की वित्त पूर्ति का कार्य करता है। नंबर 4 है अंतर्राष्ट्रीय वित्त, इंटरनेशनल फाइनेंस। जब मुद्रा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर जाती है तब व्यक्ति, व्यवसायी और सरकार सभी को विशेष समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रत्येक देश की अपनी मुद्रा होती है जिसे दूसरे देशों में माल या सेवाएं क्रय विक्रय करने पर उस देश की मुद्रा में परिवर्तन करना होता है। अनेक सरकारें मुद्रा के विनिमय पर प्रतिबंध लगा देती हैं जिससे व्यावसायिक लेन देन प्रभावित होते हैं। अतः अंतर्राष्ट्रीय वित्त में राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर व्यक्तियों एवं संगठनों में कोषों का प्रवाह तथा इन प्रवाहों का कुशलतम प्रबंध करने की विधियों का अध्ययन किया जाता है। नंबर 5 है वित्तीय प्रबंधन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। व्यावसायिक संस्थाओं को अपनी क्रियाओं के संचालन हेतु कोषों की प्राप्ति एवं उनके कुशलतम उपयोग में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आज के प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में व्यवसाय को अपने उद्देश्यों की ओर प्राप्ति के लिए कोषों का सही उपयोग करना चाहिए। इसके लिए वित्तीय प्रबंधक की सहायता अनेक प्रविधियों का विकास हो चुका है। वित्तीय प्रबंधन में इन सभी का अध्ययन किया जाता है जो पुस्तक की विशिष्ट सामग्री होती है, इसका नाम ही वित्तीय प्रबंधन है। इसके पश्चात हमारे पास टॉपिक आता है, इसी के अंतर्गत वित्त कार्य, अर्थ एवं विचारधाराएँ, फाइनेंस फंक्शन, मीनिंग एंड अप्रोच। वित्त कार्य से तात्पर्य उन समस्त प्रयासों से हैं जिनका उपयोग किसी व्यवसाय में वित्त प्राप्ति के दृष्टिकोण से किया जाता है, या फिर ये कहा जाता है कि व्यवसाय के लिए आवश्यक कोषों की व्यवस्था करना वित्त का प्रमुख कार्य है। किंतु धीरे धीरे वित्त कार्य के स्वरूप में निरंतर परिवर्तन होता जा रहा है। आधुनिक व्यवसाय प्रबंधन के परिवर्तित परिप्रेक्ष्य वैश्वीकरण, उदारीकरण, निधीकरण के कारण में आज वित्त का कार्य इससे कहीं अधिक व्यापक हो गया है। अब कोषों की व्यवस्था के साथ साथ इस प्रकार प्राप्त कोषों का प्रभावपूर्ण उपयोग भी वित्त कार्य में सम्मिलित किया जाता है। इसलिए वित्त कार्य को भली भांति समझने के लिए वित्त कार्य की दो विचारधाराओं, परंपरागत विचारधारा और आधुनिक विचारधारा को समझना भी हमारे लिए उचित है। वित्त कार्य की परंपरागत विचारधारा, ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ फाइनेंस। वित्तीय प्रबंधन की परंपरागत विचारधारा ने प्रारंभिक अवस्था में वित्तीय प्रबंधक की भूमिका को सीमित रखा। इस विचारधारा के अनुसार वित्त का प्रमुख कार्य कोषों की व्यवस्था करना तथा आवश्यकतानुसार समय समय पर अन्य कार्य संपन्न करने की तक सीमित था। वित्तीय प्रबंधक को प्रवर्तन, पुनर्संगठन, विस्तार जैसी कुछ घटनाओं के समय उसकी विशेष योग्यताओं के कारण बुलाया जाता था। हंट विलियम डोनाल्डसन ने इस प्रकार से बताया है कि वित्त कार्य का प्रमुख उत्तरदायित्व उपक्रम के सर्वाधिक
स्वीकारक शर्तों पर व्यवसाय के उद्देश्य के अनुरूप पूंजी की प्राप्ति एवं कोषों का प्रबंध करना है। इस विचारधारा के अंतर्गत पूंजी प्राप्ति के साधनों, संस्थागत स्रोतों तथा वित्त के प्रचलित व्यवहारों के अध्ययन को प्रमुखता दी जाती है। और यह विचारधारा संक्षेप में इस प्रकार इंगित की जा सकती है कि कोषों की प्राप्ति, नंबर 1 है कोषों की प्राप्ति। वित्त का प्रमुख कार्य विभिन्न संस्थाओं से संपर्क स्थापित करके उपक्रम के पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न स्रोतों से आवश्यक कोषों को एकत्रित करना एवं उनका प्रबंध करना होता है। नंबर 2 है प्रासंगिक कार्य। वित्तीय कार्य का संबंध उपक्रम के दैनिक संचालन से न होकर कभी कभी उत्पन्न होने वाली समस्याओं जैसे कंपनी का परिवर्तन, पुनर्गठन, उसका समापन आदि से होता है। नंबर 3 आंतरिक प्रबंधन की अवहेलना। संस्था के आंतरिक प्रबंधन की तुलना में विनियोजकों के मार्गदर्शन पर अधिक ध्यान देना था तथा इसे बाहरी व्यक्तियों द्वारा उपक्रम में झांकने की विचारधारा भी कहते हैं। नंबर 4 है दीर्घकालीन वित्तपूर्ति। इसमें वित्तपूर्ति के दीर्घकालीन स्रोतों एवं समस्याओं पर बल दिया जाता है। यह विचारधारा कार्यशील पूंजी की समस्याओं का विचार नहीं करती है। नंबर 5 वर्णनात्मक प्रकृति। वित्तीय प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं का व्यवहार विश्लेषणात्मक होने के बजाय वर्णनात्मक प्रकृति का था। कोई भी वित्तीय निर्णय विश्लेषणात्मक नहीं होता था। इस परंपरागत विचारधारा के अनुसार वित्त कार्य तथा वित्तीय प्रबंध के क्षेत्र में बाहरी स्रोतों से कोषों का संग्रहण करना ही सम्मिलित था। वित्तीय प्रबंधक की भूमिका सीमित थी। उससे इसे अपेक्षा की जाती थी कि वह सही ये देख रखे, निगम की वित्तीय स्थिति तथा निष्पत्ति के निवारण तैयार करें तथा रोकड़ का प्रबंध इस प्रकार करें कि निगम समय समय पर अपने बिलों का भुगतान कर सके। अतः इसके लिए वर्तमान वित्तीय प्रबंध के स्थान पर निगम वित्त शब्द का प्रयोग किया गया। परंपरागत विचारधारा की प्रथम अभिव्यक्ति, जो कि बहुत क्रमबद्ध नहीं थी, सन 1897 में थॉमस ग्रीन द्वारा लिखित पुस्तक कॉरपोरेशन फाइनेंस में पाई गई थी, जिसे सन 1910 में एडवर्ड मीड ने अपनी पुस्तक कॉरपोरेशन फाइनेंस में बल प्रदान किया। किंतु सन 1919 में आर्थर डेविड ने द फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ कॉरपोरेशन नामक पुस्तक में इसे बहुत ही समर्थन दिया। यह पुस्तक निगम वित्त के क्षेत्र में शैक्षिक प्रगति के रूप में लगभग 3 दशक तक अच्छी तरह अपनी प्रसिद्धि प्राप्त करती रही। इस प्रकार वित्त कार्य की परंपरागत विचारधारा का सन 1897 से 1950 तक बोलबाला रहा, किंतु बाद में इसकी तीव्र आलोचना की जाने लगी थी। बाहरी व्यक्तियों द्वारा झांकने की विचारधारा। इस विचारधारा में वित्त कार्य को कोषों का संग्रहण तथा प्रशासन ही माना गया। इसमें वित्त कार्य की विषय सामग्री को कोषों के पूर्तिकर्ताओं अर्थात बाहरी व्यक्तियों जैसे बैंकर, विनियोजक आदि के दृष्टिकोण की अवहेलना की गई, जो संस्था की आंतरिक वित्तपूर्ति संबंधी निर्णय लेते थे। नैतिक समस्याओं की अवहेलना। यह विचारधारा एक उपक्रम के जीवन में घटने वाली अनियमित घटनाओं को अधिक महत्व देती है। वित्त कार्य की विषय सामग्री प्रमुख रूप से निगम उपक्रमों के प्रवर्तन, संविलियन, एकीकरण व पुनर्संगठन के दौरान उत्पन्न वित्तीय संस्थाओं तक ही सीमित रहती है, जिसके परिणामस्वरूप व्यावसायिक उपक्रम की दैनिक वित्तीय समस्याओं का कोई स्थान नहीं मिल पाया था। गैर निगम उपक्रमों की अवहेलना। इस विचारधारा में निगम उपक्रमों की वित्तीय समस्याओं पर अधिक ध्यान दिया जाता है। गैर निगम औद्योगिक संगठन जैसे एकाकी व्यापार साझेदारी संस्थाएं इसके क्षेत्र से बाहर हो जाते हैं।
इसी के साथ साथ है नंबर 4 पे कार्यशील पूंजी के अर्थ प्रबंधन की उपेक्षा। यह विचारधारा दीर्घकालीन वित्त पूर्ति समस्याओं को विशेष महत्व प्रदान करती है तथा अल्पकालीन वित्त पूर्ति या कार्यशील पूंजी के अर्थ प्रबंधन की उपेक्षा करती है। नंबर 5 है अवधारणात्मक भूल। ये इस विचारधारा की अवधारणात्मक एवं विश्लेषणात्मक आधार पर भी आलोचना की गई है। इस विचारधारा में वित्त कार्य को केवल कोषों की प्राप्ति तक ही सीमित रखा गया है। इसमें कोषों के विवेकपूर्ण आवंटन तथा प्रभावी उपयोग पर कोई बल नहीं दिया गया। इस प्रकार यह विचारधारा दो महत्वपूर्ण घटकों वित्त पूर्ति मिश्रण तथा पूंजी लागत एवं कार्य के मूल्यांकन से संबंध पर विचार नहीं करती है। यह विचारधारा जैसा कि इजरा सोलोमन ने कहा है वित्तीय प्रबंधन के कुछ प्रमुख मुद्दों की उपेक्षा की गई, जैसे क्या एक उपक्रम के पूंजी को निश्चित उद्देश्यों के लिए ही प्रयोग किए जाने चाहिए। नंबर 2, क्या अपेक्षित प्रत्याय निष्पादित के वित्तीय प्रमाणों के अनुकूल है। नंबर 3, इन प्रमाणों का निर्धारण कैसे किया जाए तथा उपक्रम के लिए पूंजी कोषों की लागत क्या है। नंबर 5, लागत किस प्रकार वित्त पूर्ति की प्रयुक्त विधियों को मिश्रण के अनुसार परिवर्तित होती है। वित्त कार्य की परंपरागत विचारधारा इन प्रश्नों के उत्तर देने में महत्वपूर्ण असफल होगी, किंतु आधुनिक विचारधारा जिसका वर्णन अब किया जाएगा वो ये है। वित्त कार्य की आधुनिक विचारधारा मॉडर्न अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल फंक्शन। वित्त कार्य का परंपरावादी दृष्टिकोण अति वर्णनात्मक था। यह बहुत कुछ एक विश्व कोष की भांति था तथा पर्याप्त विश्लेषणात्मक नहीं था। इसमें विशेष घटनाओं के समय वित्त पूर्ति एपिसोडिक फाइनेंसिंग पर बल दिया गया। परिणामस्वरूप परिवर्तित व्यावसायिक पद्धतियों में इसकी उपयोगिता समाप्त हो गई। 1950 के पश्चात अनेक आर्थिक एवं पर्यावरणीय घटकों जैसे प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, व्यवसाय के आकार में वृद्धि, समावेशी संस्थाओं का विकास, तकनीकी परिवर्तन आदि के कारण व्यवसाय के प्रबंधकों के लिए यह आवश्यक हो गया कि वित्तीय साधनों का अनुकूलतम उपयोग किया जाए। साथ ही निर्णय हेतु अनेक उपकरण एवं प्रविधियों का भी विकास की होता होने लगा। संस्था के संसाधनों का अनुकूलतम आवंटन संभव हो गया। अतः अब वित्त के परंपरावादी दृष्टिकोण में परिवर्तन हो चुका है और विषय के वर्णनात्मक पक्ष पर अधिक ध्यान देने के स्थान पर इसके विश्लेषणात्मक पक्ष पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। इसलिए वित्त कार्य की आधुनिक विचारधारा नवीन एवं व्यापक संदर्भ में वित्तीय कार्यों को परिभाषित करती है। इस नवीन विचारधारा के अनुसार वित्त कार्य से आशय व्यवसाय में प्रयुक्त कोषों का नियोजन, प्राप्ति, नियंत्रण और प्रशासन को संबंधित क्रियाओं से है। इसमें वित्त को व्यवसाय के प्रवर्तन एवं पुनर्गठन के समय तक के लिए ही सीमित नहीं माना जाता, वरन इसे समय समय पर उत्पन्न होने वाली समस्त वित्तीय समस्याओं से संबंधित माना गया है। आधुनिक विचारधारा के अनुसार वित्त कार्य में संस्था की पूंजी आवश्यकताओं का निर्धारण, आवश्यक कोषों की प्राप्ति ताकि अनुकूलतम पूंजी रचना का निर्माण किया जा सके, विभिन्न संपत्तियों में कोषों का आवंटन और कोषों के कुशलतम उपयोग के लिए वित्तीय नियंत्रण आदि कार्यों का सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार वित्त कार्य की आधुनिक विचारधारा के अनुसार वित्त कार्य केवल कोषों का संग्रहण करना ही नहीं बल्कि पूंजी की प्रभावपूर्ण एवं वित्तवितापूर्ण उपयोग करना भी है। कोषों का प्रभावपूर्ण उपयोग करने के लिए वित्तीय प्रबंधक को 3 महत्वपूर्ण निर्णय जैसे वित्त पूर्ति निर्णय, फाइनेंसिंग डिसीजन, नंबर 2 विनियोग निर्णय, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, नंबर 3 लाभांश निर्णय,
डिविडेंड डिसीजन लेने पड़ते हैं। वित्तीय प्रबंधन के ये तीनों निर्णय सहसंबंधित होते हैं, जिनका परिणाम कोषों का अनुकूलतम उपयोग है। अतः इन तीनों निर्णयों का सामूहिक परिणाम ही वित्तीय कार्य कहलाता है। अब वित्त पूर्ति निर्णय क्या है? उचित समय पर आवश्यक कोषों की व्यवस्था करना ही वित्तीय प्रबंधक का प्रमुख कार्य है। अतः वित्त पूर्ति निर्णय उपक्रम की पूंजी संबंधी समस्याओं आवश्यकताओं से संबंधित होते हैं। इनके अंतर्गत पूंजी की मात्रा का निर्धारण, पूंजी संरचना का निर्माण तथा वित्त के स्रोतों के चयन संबंधी निर्णय लिए जाते हैं। पूंजी की मात्रा का निर्धारण संस्था की स्थायी संपत्तियों, चालू संपत्तियों एवं अमूर्त संपत्तियों, प्रवर्तन व्यय, संगठन व्यय, वित्त प्राप्ति व्यय, ख्याति पैकेट आदि में विनियोजित की जाने वाली राशि का पूर्वानुमान लगाकर किया जाता है। पूंजी संरचना का निर्धारण कुल विनियोजित पूंजी में समता पूंजी व ऋण पूंजी के अनुपात द्वारा किया जाता है। ऋण पूंजी के अधिक उपयोग से उपक्रम की आवश्यकता की समीक्षा में वृद्धि होती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में कर दायित्व में कमी आ जाती है, किंतु साथ ही क्षमता से अधिक ऋण का उपयोग करने से जोखिम में वृद्धि होती है, जिससे लाभदायकता में कमी आ जाती है। अतः पूंजी संरचना ऐसी होनी चाहिए जिससे उपक्रम की जोखिम को न्यूनतम रखते हुए उसकी लाभदायकता को अधिकतम किया जा सके। ऐसी पूंजी संरचना अनुकूलतम पूंजी संरचना ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाती है। दूसरा इसके अंदर दिया गया है विनियोग निर्णय, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कोषों की व्यवस्था करने के पश्चात वित्तीय प्रबंधक का कार्य इन कोषों का विभिन्न संपत्तियों में आवंटन, एलोकेशन और फंड करना होता है। इसके लिए वित्तीय प्रबंधक उन संपत्तियों का चयन करता है जिसमें उपक्रम के कोषों का विनियोग किया जाता है। ऐसी संपत्तियां दो प्रकार की होती हैं, स्थायी संपत्तियां अथवा दीर्घकाल संपत्तियां, जिनसे भविष्य में दीर्घकाल तक आय प्राप्त होती रहती है। दूसरा है चालू संपत्तियां अर्थात अल्पकालीन संपत्तियां, जो सामान्यतः 1 वर्ष की अवधि में नकदी में परिवर्तित हो जाती हैं। अतः संपत्ति चयन अथवा विनियोग निर्णय दो प्रकार के होते हैं। स्थायी संपत्तियों में विनियोग संबंधी निर्णय, जिन्हें पूंजी बजटन निर्णय, कैपिटल बजटिंग डिसीजन कहते हैं। चालू या अल्पकालीन संपत्तियों में विनियोग संबंधी निर्णय कार्यशील पूंजी प्रबंधन, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कहा जाता है। इसके पश्चात है अंतिम लाभांश निर्णय। लाभांश का निर्णय लेना किसी बिजनेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि जब लाभांश अधिक और अच्छी मात्रा में प्रदान किया जाता है तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट के सोर्सेज बढ़ जाते हैं, और यदि लाभांश नहीं दिया जाता है तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट के सोर्सेज प्राय कम होने लग जाते हैं। इसलिए डिविडेंड डिसीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस। लाभांश निर्णय लाभांश के उचित वितरण से संबंधित होते हैं। इनके अंतर्गत यह तय किया जाता है कि शुद्ध लाभों का कितना भाग नकद लाभांश के रूप में अंशधारियों को वितरित किया जाए, कितना भाग प्रतिधारित अर्जनों के रूप में व्यवसाय में रखा जाए तथा कितना भाग कर्मचारियों को बोनस एवं लाभांश लाभभागिता के रूप में वितरित किया जाए। लाभांश नीति का निर्णय इसका अंशधारियों की संपदा पर पड़ने वाले प्रभावों के आधार पर किया जाना चाहिए। अनुकूलतम लाभांश नीति वह होती है जिससे प्रति अंश बाजार मूल्य अधिकतम होता है। अतः वित्तीय प्रबंधक को अनुकूलतम भुगतान अनुपात पे आउट रेशियो का निर्धारण करना चाहिए। इसके लिए वित्तीय प्रबंधक को सीमांत विनियोजकों की चालू लाभांश के प्रति वरीयता, अंशों के बाजार मूल्य में वृद्धि, प्रतिधारित अर्जनों का पूंजी संरचना में औसत पूंजी लागत पर प्रभाव को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।
वास्तव में लाभांश निर्णय वित्तपूर्ति निर्णय से संबंधित होते हैं, क्योंकि इनमें प्रतिधारित अर्जनों आंतरिक वित्तपूर्ति की कुल राशि का निर्धारण होता है। थैंक यू। बाकी अगले टॉपिक में बताया जाएगा।